वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के यूनिट 10 को। और आज यूनिट 10 का पहला क्लास है। ये यूनिट 10 को हम लोग पढ़ने वाले हैं, पेपर 1 का उसका पहला क्लास है आज। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम में आज जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली। प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली थी, उनकी क्या विशेषताएं थी, उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको भी यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत की गौरवशाली संस्कृति, विरासत एवं प्रगति का मूल आधार युगीन शिक्षा ही थी। मतलब प्राचीन काल में भारत का पूरी दुनिया में गौरव था। पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति और प्रगति का गुणगान होता था। इसका जो मूल कारण था वो भारतीय शिक्षा पद्धति ही थी। और भारतीय शिक्षा जो प्राचीन काल की थी, प्राचीन भारतीय शिक्षा का जो उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास। ये बहुत बड़ी बात है। प्राचीन कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, जबकि आज के डेट में अगर देखा जाए शिक्षा का उद्देश्य हो गया कि रोजगार प्राप्त करना। उस समय ऐसा नहीं था। व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वही उसका मेन उद्देश्य होता था। इसलिए पुराने लोग जो होते थे व्यक्तित्व के धनी होते थे, उनकी बातें सुनने लायक होती थी, क्योंकि उसके शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में उसके चारित्रिक विकास, उनका चरित्र अच्छा हो, तथा आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य सर्वप्रमुख था। यानी शिक्षा इस प्रकार के दी जाएगी कि उसका चारित्रिक विकास होगा, यानी चारित्रिक हनन नहीं हो, चारित्रिक उसका पतन नहीं हो, चरित्र उसका उत्तम हो। इसके साथ ही उसमें आध्यात्मिक ज्ञान हो का यही उस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। प्राचीन भारतीय शिक्षा ने अपने देश में ही नहीं, समूचे विश्व में, पूरे विश्व में ऐसा उच्च कोटि का आदर्श स्थापित किया, जिससे न केवल व्यक्ति का व्यक्तित्व समुन्नत हुआ, यानी प्रगतिशील हुआ, अपितु संपूर्ण देश और समाज का नाम ऊंचा हुआ। इस प्रकार की शिक्षा उन्होंने पाई, इस प्रकार उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ कि उसने भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। और सिर्फ अपना ही नहीं, देश का भी नाम रोशन किया। आप किसी भी प्राचीन महापुरुष का उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। अब देखते हैं हम लोग ऋग्वेदिक काल में शिक्षा की क्या प्रणाली थी। हम लोग जानते हैं कि 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1500 ईसा पूर्व, 1500 बीसी जिसको बोलते हैं, से 1000 बीसी, 1000 बीसी, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऋग्वेदिक काल। तो इस दौरान 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, इसे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब ऋग्वेदिक काल में नैतिक आदर्शों पर अत्यंत बल दिया जाता था। यानी उस समय जो शिक्षा था, शिक्षा का जो सबसे ज़्यादा शिक्षा में फोकस किया जाता था वो नैतिक आदर्श, यानी व्यक्ति का जो आचरण है उसको आदर्श बनाने का, उसको नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया जाता था। चरित्र की शुद्धता, व्यक्ति चरित्र के अनुसार बिल्कुल शुद्ध हो, ऋग्वेद काल में विशेष ध्यान दिया जाता था इन चीज़ों पर। असत्य, झूठ बोलना एवं कोई पाप करना, पाप वाला आचरण को घृणित समझा जाता था। शिक्षा का उद्देश्य सभ्यता और संस्कृति का हस्तांतरण भी था। यानी अगर हम सभ्य हैं, हम सुसंस्कृत हैं, तो आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी सभ्य बनाएंगे, उसे भी सुसंस्कृत करेंगे, यानी सभ्यता और संस्कृति को हस्तांतरित करेंगे एक दूसरे में। ब्राह्मण जो होते थे, अर्थात गुरा, विद्यार्थियों को मौखिक शिक्षा देते थे। शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, मौखिक, कोई लिखित नहीं होती थी, मौखिक शिक्षा देते थे। वैदिक मंत्रों, वेद के जो मंत्र थे का पाठ ही ज्ञान अर्जन का माध्यम था। ज्ञान अर्जन करने का एकमात्र माध्यम क्या था, वेदों का जो मंत्र है उसको सिखाना शिष्यों को, और उसमें वेद के मंत्रों को कंठस्थ कराना। इससे विद्यार्थी आत्म शिक्षण भी प्राप्त करते थे। इस युग की शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था,
ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, यानी ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति ही इस कालीन यानी ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, ताकि वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ले और मोक्ष प्राप्त कर सके। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 वर्ग, इनको प्राप्त करना ही शिक्षा का मुख्य ध्येय था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको प्राप्त करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। स्वाध्याय, खुद से अध्ययन और मनन चिंतन की शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी बहुधा उपनयन संस्कार के बाद, उपनयन संस्कार क्या होता है, जैसे हम लोग आज विद्यालय में नामांकन कराते हैं, तो नामांकन के पहले प्रवेश परीक्षा होती है किसी किसी बड़े अच्छे विद्यालय में। तो उसी प्रकार उस समय अगर किसी बच्चे का नामांकन कराना होता था विद्यालयों में, मतलब उस समय के जो गुरुकुल थे, गुरुकुल में, तो उसका सबसे पहले एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद ही उसका नामांकन होता था, तभी वो पढ़ाई प्रारंभ कर पाता था। और उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसे क्या करना होता था, उसे गुरु के आश्रम में ही रहने पड़ते थे, गुरु के आश्रम में रहना होता था। और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता था, स्टूडेंट और टीचर का जो संबंध होता था, वह पिता और पुत्र की तरह होता था। गुरु ज्ञान विज्ञान के पारंगत मर्मज्ञ विज्ञान थे, वह समाज के पथ प्रदर्शक थे, और जो गुरु होते थे वो प्रकांड विद्वान होते थे, और समाज में उसकी भूमिका एक पथ प्रदर्शक की थी। अगर कोई राजा या कोई मंत्री जब पथ भ्रष्ट हो जाता था, तो उन्हें सही रास्ता भी दिखाने का काम ये गुरुदेव लोग ही करते थे, और इन्हीं के पास ये बच्चे पढ़ते थे, जिसे अपना गुरु मानते थे। गुरु का संबंध पिता पुत्र की तरह होता था। अब देखेंगे जो ऋग्वैदिक काल के बाद जो काल है भारतीय इतिहास में, उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का था 1500 से 1000 बीसी, और इसका जो कार्यकाल है उत्तर वैदिक काल का, उसको 1000 से लेकर 600 बीसी, 1000 से लेकर 600 बीसी के बीच का जो समय है, इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की क्या पद्धति थी, अब हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं। इस काल में विद्यार्थियों के नियमित पठन पाठन के लिए पाठशालाओं की व्यवस्था थी, पाठशालाएं थी उस काल में। उपनयन संस्कार होता था प्रवेश के क्रम में। उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश देते थे, यानी उपनयन संस्कार के बाद वो ब्रह्मचर्य में रहेंगे और प्रवेश पा जाते थे गुरुकुल में। इस प्रकार वह द्विज बन जाता था। तो द्विज किसको कहते थे, जो उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता था, उसे द्विज कहते थे। और द्विज में मुख्य रूप से 3 वर्ग थे प्राचीन काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये 3 वर्ग थे जो कि द्विज में आते थे, यानी जिसको पढ़ने का अधिकार था। यानी अगर कोई ब्राह्मण भी है और अगर उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, तो वो द्विज कहलाने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन वर्गों के जो बच्चे होते थे, अगर उनका उपनयन संस्कार हो जाता था और गुरुकुल में प्रवेश पा जाते थे, तभी वो द्विज कहलाते थे। आश्रम में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को मेखला बांधनी होती थी। मेखला क्या होता था, मतलब बड़े बड़े बाल रखने पड़ते थे, उसका जूड़ा बनाते थे, तो उसी को मेखला कहते थे। वह यज्ञ के लिए, यज्ञ में जो सामग्री लगेगी उसके लिए समिधा बटोरता था, भिक्षाटन भी किया करता था। ब्रह्मचारी विद्यार्थी को श्रम व तप करके विद्योपार्जन करना होता था, मेहनत करना पड़ता था और तपस्या करना पड़ता था, तब उसे विद्या प्राप्त होता था। उस दौर में भिक्षाटन भी करता था ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। इसका अप्रत्यक्ष रूप से मकसद ये होता था, गुरु विद्यार्थी को हर प्रकार से सत्य पथ यानी सही रास्ते पर लाने का प्रयास करता था। गुरु अपने विद्यार्थी को सही रास्ते पर हमेशा लाने का प्रयास करता था, क्योंकि शिष्यों के पापों के लिए गुरु ही उत्तरदायी होता था। अगर किसी अच्छे गुरु का शिष्य गलत रास्ते पर चला जाता था, इससे उस गुरु की भी छवि धूमिल होती थी। इसीलिए उसको हमेशा इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि वो पथ भ्रष्ट ना हो, हमेशा सही रास्ते पर चले, सत्य पथ पर चले। शिष्य गुरु को भगवान मानकर, और शिष्य भी गुरु को क्या मानते थे, भगवान।
उसकी सेवा करते थे, आज्ञा का पालन करते थे। इस युग की शिक्षा का उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से देखा जाए श्रद्धा, मेधा, ज्ञान, धन, आयु तथा अमृत की प्राप्ति, ये मुख्य उद्देश्य था। उपनिषदों में देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, तर्क विद्या तथा सच बोलने की विशेष महत्व दिया गया। जो उपनिषद हैं, उपनिषदों में भी इन सब चीज़ों का विशेष महत्व दिया गया है और उपनिषद इस काल के शिक्षा व्यवस्था का मूल में था। अब बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या हुआ? हम लोग जानते हैं 600 बीसी के बाद, जैसे 1000 से 600 था उत्तर वैदिक, इससे 600 बीसी के बाद का जो काल है वो बौद्ध कालीन और जैन कालीन शिक्षा का काल माना जाता है। मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा काफ़ी प्रचलित रही भारत में। तो बौद्ध कालीन शिक्षा में क्या थी? इसमें मठ, विहार में शिक्षा दी जाती थी और इस समय भी शिक्षा का जो उद्देश्य था चारित्रिक गुणों का विकास करना, यानी लोगों के चरित्र का विकास करना। ज्योतिष पढ़ाया जाता था, तर्क और दर्शन का भी अध्ययन कराया जाता था शिष्यों को। बौद्ध काल में मुख्य रूप से तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, नालंदा बिहार में है, विक्रमशिला, ओदलपुरी के विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे। तो बौद्ध कालीन शिक्षा के लिए कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ओदलपुरी के विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध थे। यहाँ पर एक कुल 118 विषय पढ़ाए जाते थे और पढ़ाई क्या क्या होता था? धर्म, दर्शन, न्याय, तर्क, ज्योतिष आदि की शिक्षा कुशल अध्यापक देता था। इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। कुल 118 विषयों की पढ़ाई होती थी। विद्यार्थी भौतिक उलझनों से दूर शांत एवं प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। इन ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में दूर देशों चीन, जापान आदि के भी विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते थे। ये जो विश्वविद्यालय थे भारत के, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, नालंदा हो, यहाँ पर विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। विशेषकर चीन और जापान से बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। अगर देखा जाए प्राचीन भारत की शिक्षा की क्या विशेषताएं थी, तो विशेषताओं को हम लोग देख लेते हैं। संपूर्ण संसार का जगत गुरु, भारत को क्या बोलते हैं लोग पहले? विश्व गुरु, वही जगत गुरु कहलाए जाने वाले भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता यह थी कि बालक का 6 से 7 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार कर दिया जाता था। आपसे पूछा जाएगा उपनयन संस्कार कितने आयु में होता था? 6 से 7 साल में। उपनयन संस्कार के बाद वो क्या करता? यज्ञोपवीत धारण करता था। यज्ञोपवीत, जनेऊ। यज्ञोपवीत हो जाने पर बालक 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करता था, यानी 25 साल की आयु तक ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करते हुए उच्च शिक्षा ग्रहण करता था। तो ब्रह्मचर्य का पालन 25 साल तक करता था। उपनयन संस्कार 6 से 7 साल में हो जाता था। ज्ञान अर्जन के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करता था। यानी जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता था, आध्यात्मिक ज्ञान, तब वह गृहस्थ जीवन में जाता था और जो जो उसे कर्तव्य महसूस होता था उसे वो करते थे कर्तव्य को, और तब उसे मोक्ष की प्राप्ति पाते थे। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते थे। गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा दीक्षा पूरी करते थे और स्नातक बनता था, और फिर विशेष संस्कार होने के बाद गृहस्थ आश्रम में चले जाते थे। उनका शादी ब्याह हो जाता था और गृहस्थ आश्रम में जीने लगते थे, अपना समय व्यतीत करने लगते थे। विद्यार्थी काल में सभी विद्यार्थी, चाहे वो राजा का ही बेटा क्यों नहीं हो, उसे भिक्षाटन करना पड़ता था। लोगों के यहाँ भिक्षा जाकर मांगनी पड़ती थी। किसी भी वर्ग का विद्यार्थी हो, वह गुरु की परिचर्या करता था। समिधा के लिए लकड़ियाँ लाना, गुरा की गायों को चराना, इन सब नियमों के पालन का उद्देश्य विद्यार्थियों में क्या था? समानता की भावना के साथ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास करना। ये सारी जो क्रियाकलाप थे, चाहे वह लकड़ियाँ चुन के लाना, गायों को चराना, इन सबको कराने के पीछे उद्देश्य था
कि यहाँ पे सभी विद्यार्थियों के बीच समानता का भाव रहे। ये नहीं कि ये राजा का बेटा है तो ये नहीं करेगा, ये सैनिक का बेटा है तो यही किसी को सारा काम करना होगा, ऐसा नहीं। सबको पालन करना होता था ताकि सब में क्या समानता की भावना का विकास हो। इसके साथ ही सबका व्यक्तित्व का विकास हो, उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक विकास हो, ये इसका उद्देश्य होता था। प्राचीन काल में गुरु और शिष्य का संबंध भावनात्मक होता था। कैसा संबंध होता था? भावनात्मक। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं था, आजकल क्या है प्रोफेशनल हो गया है, उस समय ऐसा नहीं था। उनके बीच भावना का संबंध था। उनका संबंध पिता और पुत्रवत था, पिता और पुत्र की तरह संबंध था। शिष्य को गुरु के पहले सोकर उठना होता था, शिष्य को गुरु के पहले सोकर उठना होता था, उसके बाद में कदापि नहीं। फिर गुरु के सो जाने के बाद उसे सोना होता था, यानी सोना है गुरु जी के सोने के बाद। गुरु के आश्रम में अनुशासन एवं कर्तव्य का पूर्ण पालन करना होता था। उस पूरे डिसिप्लिन और जो उसे काम मिलता था उसका पालन करना होता था। धनी या निर्धन, उनके आहार विहार तथा रहन सहन में समानता का ध्यान रखना होता था। ये नहीं कि जो धनी है वो अलग तरीके से रहे, सब में समानता रहे, ऐसी व्यवस्था की जाती थी। गुरुकुल आश्रम प्रणाली की शिक्षा व्यवस्था श्रेष्ठ थी, शिक्षा व्यवस्था काफ़ी शानदार थी। शिक्षा के विषयों में कौन कौन से प्रमुख थे? तो देखा जाए तो व्याकरण था, गणित, ज्योतिष, भाषा, इतिहास, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्र, चित्रकला, युद्ध कला जैसे विषयों के अध्ययन के साथ वैदिक मंत्रों को रटना, पिंगल के नियमों को याद रखना भी सिखाया जाता था। यानी ये जो शिक्षा की पद्धति थी इसके साथ साथ वैदिक मंत्रों को भी और पिंगल के नियमों को भी याद कराया जाता था। अध्यापन शैली, जो पढ़ाने का शैली था, विशेषता यह थी कि शिष्य गुरु द्वारा पढ़ाए गए विषयों पर चिंतन मनन तर्क किया करते थे। यानी शिष्य जो पढ़ लिया अपने गुरु से, उसका वो खुद चिंतन करते थे, मनन करते थे और तर्क करते थे, क्या ये सही है। रहस्यात्मक एवं गूढ़ विषयों को शिक्षक के साथ समझते थे। अगर उसे कहीं दिक्कत लगता था फिर वो शिक्षक के साथ यानी अपने गुरु जी के साथ डिस्कशन करते थे, उनके साथ समझते थे। मौखिक प्रणाली प्रचलित थी। परीक्षा की जो प्रणाली कैसी थी? मौखिक। इसे याद रखिएगा, परीक्षा प्रणाली मौखिक थी, यानी शिक्षा कैसे होता था? मौखिक। वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, प्रश्न और उत्तर के द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता और क्षमताओं का भी जांच होता था। यानी विद्यार्थियों से के बीच वाद विवाद कराया जाता था, कभी प्रश्न उत्तर पूछा जाता था और इससे उसकी क्षमता का मूल्यांकन होता था। प्राचीन कालीन शिक्षा में कुछ प्रमुख स्त्रियों का नाम है जिन्होंने काफ़ी वो अपनी विद्वता का परचम लहराया। अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, विश्ववारा, गार्गी, मैत्रेयी जैसे विदुषी नारियाँ, ये सभी नारियाँ स्त्रियाँ हैं। अनेक गृह अनेक गुणतम विषयों पर शास्त्रार्थ करके अपने पांडित्य का परिचय देती थी। ये सारे जो थी महिलाएं थी, ये सारे महिलाएं थी और प्राचीन काल में अपना शिक्षा का परचम लहराया और शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडितों को प्राप्त किया। वे वाद विवाद, तर्क वितर्क में, यज्ञ तथा कर्मकांड में अपने पतियों के साथ भी सक्रिय रूप से भाग लिया करती थी, यानी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं था। प्राचीन भारतीय शिक्षा के केंद्र मुख्य रूप से प्राचीन काल में मठ, जो थे मठ, विहार, उपाश्रम, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा का केंद्र माना जाता था। यानी प्राचीन काल में मठ, विहार, श्रम, विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की शिक्षा का केंद्र था वह, जहाँ संस्कृत क्या क्या शिक्षा दी जाती थी? संस्कृत, पाली भाषा की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा केंद्रों के संचालन के लिए राजा तथा धनिक वर्ग, राजा होते थे तथा जो रिच वर्ग होते थे, मुफ्त हस्त दान के अन्य बहुत ज़्यादा वो दान करते थे शिक्षा के नाम पर। उनके अनुदान से ही शिक्षण संस्थाओं की समूची शिक्षा प्रणाली संचालित होती थी। यानी ये अनुदान प्रधारित शिक्षा प्रणाली उसमें थी। अब देखा जाए तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? प्राचीन भारतीय शिक्षा का हम लोगों ने पहले उद्देश्य देख लिया है। प्रारंभिक एवं व्यापक उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण करना, यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास करना सबसे मुख्य उद्देश्य था शिक्षा का। ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए मानव जीवन का सर्वांगीण विकास करना, ताकि भावी जीवन में उसका पूर्णतः सदुपयोग कर सके।
विद्यार्थियों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद अनेक प्रकार के कर्तव्य एवं लोक कल्याण के उद्देश्य को पूर्ण करना तथा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति ही उद्देश्य था। राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्र का गौरव और उसकी संस्कृति की रक्षा करना 20 युग की शिक्षा का उद्देश्य था। जो शिक्षित वर्ग होते थे उसे देश का राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति की रक्षा करना भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता था। इस प्रकार निष्कर्ष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था देश में ही नहीं समूचे विश्व में प्रसिद्ध थी। चरित्र निर्माण, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य पर आधारित शिक्षा प्रणाली प्राचीन काल में थी। यह शिक्षा प्रणाली सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका आदि देशों में भी प्रसिद्ध थी। इसीलिए वहाँ के विद्यार्थी, शिक्षार्थी अध्ययन के लिए भारत आते थे। चीन, जापान, तिब्बत तथा श्रीलंका के भी विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। विभिन्न विषयों के विषय विशेषज्ञ आचार्यों के कारण नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व में विख्यात थे। भारत का नालंदा, तक्षशिला ये जो विश्वविद्यालय थे पूरे वर्ल्ड फेमस थे। इस तरह प्राचीन भारतीय शिक्षा अपने उद्देश्यों एवं व्यवहारिकता के कारण संसार में अनूठी है। इसलिए भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो पूरे भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। बहुत ही शानदार शिक्षा प्रणाली थी। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। और यूजीसी नेट की क्लासेस को आप अगर ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन 5 बजे हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको एवरीडे वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन 5 बजे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1 and watching this video. Thank you very much.